हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम टू एडुपार्थ एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज में देखेंगे कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 3 का अगला पार्ट, जिसमें कि हम लोग कल देखे थे संसद तथा कानून निर्माण की प्रक्रिया, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, लोग और उसके प्रतिनिधि, और इसी क्रम में आगे देखेंगे संसद संसद की भूमिका क्या है। कल हम लोगों ने देखा था ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये नया नया संसद भवन इस तरह का दिखता है, पुराना ऐसा था। तो इसको हम आज देखेंगे। कल हम लोग देखे थे कि राज्यसभा में कितने सीट हैं टोटल, कितने सीट वर्तमान में चुने जाते हैं। राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य हैं। चुनाव 245 पे होता है, इसमें से 233 निर्वाचित होते हैं राज्यों के द्वारा, 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये सब चीज हम लोग कल देखे थे। आज हम देखेंगे संसद की भूमिका। क्या देखेंगे? संसद की भूमिका। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। भारतीय संसद क्या है? सांसद क्या है? भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक। ये सिद्धांत है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। ये सिद्धांत है क्या? निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और उनकी सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह से राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। कल हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिए थे। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। राज्यसभा में भी इस तरह से, राज्य विधानसभा में भी इस तरह से ही था, पंचायत में भी इस तरह से ही था। 5 साल के लिए सबका चुनाव होता है। जैसा कि पृष्ठ संख्या 45 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। जिससे हम लोग इसका चर्चा वैसे ही किए थे जैसे कि कक्षा में सेक्शन बांटा जाता है। लगभग हर निर्वाचन क्षेत्र में समान जनसंख्या रहता है। जैसा कि हम लोग सेक्शन में देखते हैं, मान लीजिए कि सेक्शन में 40 बच्चा है तो ऐसा नहीं अगले सेक्शन में 50 बच्चा हो, 60 बच्चा हो, नहीं, अगले सेक्शन में भी लगभग 40 बच्चा ही रहेगा। एक आइडियली 40 बच्चा 30 बच्चा का सेक्शन रहता है। तो वैसे ही लोकसभा के क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र को बांटा जाता है, तो मोटा मोटी 10 लाख 1 लाख इस तरह से जो भी जनसंख्या है निर्धारित किया जाता है, और सभी निर्वाचन क्षेत्र में समान जनसंख्या रखा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। जैसे कि हम लोग देखे थे, हर सेक्शन से एक मॉनिटर रहता है, या क्लास रिप्रेजेंटेटिव या सीआर रहता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर क्या होता है? विभिन्न राजनीतिक दलों का होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। वो कि बिना किसी पार्टी से संबंधित हो सकता है, वो निर्दलीय, उसको निर्दलीय कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर बिना पार्टी का चुनाव लड़ता है तो इंडिविजुअल खड़ा होता है, तो उस व्यक्ति को निर्दलीय कहते हैं। जिसे वर्तमान में बहुत सारे सांसद हैं, जिसमें से एक सांसद का नाम है हमारे पप्पू यादव जी हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से वो अभी विधायक बने हुए हैं। वो निर्दलीय है, बिना किसी दल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे एक तालिका दी गई है 17वीं लोकसभा चुनाव का। 2019 में 17वीं अभी जो चल रहा है, ये क्या है? 18वीं लोकसभा चल रही है। इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी को उस समय 303 सीट आया था। तो ये क्या था? बहुमत में था। लोकसभा में कितना सीट चाहिए बहुमत के लिए? 272। अब इससे बहुत ज़्यादा, 272 से बहुत ज़्यादा इनके पास अकेले है, तो ये सरकार बनाएंगे। ये सब का कोई मतलब नहीं है। ये सब अगर मान लीजिए कि
साथ में मिला हुआ गठबंधन में तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ये सब का जरूरत भी नहीं है। ये अकेले सरकार, अगर इनके पास खुद बहुमत नहीं होता तो ये सब मिल करके ऐसे करके मान लिया जाए कि ये सब मिल करके गठबंधन करके भी सरकार बना सकते थे। आगे देखेंगे गठबंधन की सरकार, पीछे भी देख चुके हैं गठबंधन की सरकार, आगे भी चर्चा करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए में देखे थे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए एमएलए और एमपी दोनों पूछा जा सकता है, ये किस कहाँ का टर्म है, राज्य का है, ये केंद्र का है। ये कहाँ बैठेगा, विधान मंडल में, विधानसभा में या विधान परिषद जो भी कह लीजिए। आइए कहाँ बैठेगा, संसद में। अब राज्यसभा का रहे लोकसभा का रहे, उससे कोई ये नहीं है। विधानमंडल का है, विधानमंडल में दोनों सदन होगा, विधानसभा हो विधान परिषद हो, सबको क्या कहेंगे, एमएलए ही कहेंगे, ठीक है। और एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो वो राज्यसभा का हो, राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, दोनों क्या कहेंगे, एमपी ही कहेंगे। इन संसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसदों को मिलाकर क्या बनती है, संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। संसद को क्या काम करना होता है, निम्नलिखित काम करना होता है। देखिए क्या कर रहा है, पहला काम क्या है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। पहला काम क्या है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। कल हम लोग चर्चा किए थे, संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन सा, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। मतलब संसद के 3 अंग में राष्ट्रपति और 2 सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद संसदों की एक सूची बनाई जाती है। लोकसभा चुनाव के बाद संसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। उसे निर्वाचित सांसदों में क्या होना चाहिए, बहुमत प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। किसी भी दल के पास कितने सदस्य होने चाहिए, 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। देखिए सरकार या विपक्षी दल, इसके बारे में चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। क्या है, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है, यानी कि इसी कार्यपालिका को क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। यानी कि अगर इसको और तोड़ के कहें तो अस्थायी कार्यपालिका जो होती है वही क्या है, सरकार। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। अलग अलग जो विभाग, डिपार्टमेंट है, लगभग 100-200 डिपार्टमेंट है, तो उसमें से लगभग 70-80 मंत्री विभिन्न डिपार्टमेंट को संभालते हैं। कोई 2-2 डिपार्टमेंट संभालते हैं। इससे इनका मंत्री परिषद तैयार होता है। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है।
ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर जिसको क्या कहते हैं, गठबंधन का सरकार बनाते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। जो हमारा ये देश है, इसमें जो 28 राज्य हैं, 28 जो राज्य है, ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का 7 और स्टेट हो गया, सिक्किम हो गया, इधर से टोटल 28 राज्य प्लस यूटीज कह लीजिए। तो कुल मिला के राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा करता है। यूटीज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, यूटीज को भी मिला हुआ है सीट। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है, अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट का, डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, और इवन ये एकेडमिक एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और गवर्नमेंट एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कल किए हुए थे। चलिए देखते हैं इसको। केंद्रीय सचिवालय, ये क्या है? केंद्रीय सचिवालय है। 2 मुख्य इमारतें हैं, इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक है और दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। ये क्या है? नॉर्थ ब्लॉक है। ये क्या है? साउथ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्रालय, गृह मंत्री या गृह दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित है। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, देखिए ये संसद का ही काम है। संसद, जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, संसद की भूमिका। पहला भूमिका हम लोग क्या देखे थे? राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। दूसरा भूमिका देखते हैं, सरकार को नियंत्रित करना, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, ये दूसरी भूमिका। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। सबसे पहले क्या होता है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इसके जरिए सवाल पूछ करके क्या करती है? संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इसलिए कहा जाता है लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्षी दल होना चाहिए, विपक्षी होना चाहिए। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों कमियों को सामने लाते हैं। कौन? विपक्षी पार्टी क्या करते हैं? सरकार की नीतियों और कमियों का, लेकिन ये आइडियली होना चाहिए, सही काम। ऐसा नहीं सही को भी जो है गलत ठहरा रहे हैं और कल दिन गलत ठहरा करके जो है एकदम सत्ता में आ गए और वही काम कर रहे हैं जो पहले के। ये हम शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे,
बट वही है, कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। कौन? तो विपक्षी। देखिए, इस तरह से संसद में पूछे गए प्रश्न का एक उदाहरण है। कैसे करके देखिए, एक अतारांकित प्रश्न संख्या है, पूछा गया है डॉक्टर मनोज राजौरिया से, इस तरह से पूछा गया है, फिर वो उत्तर दिए हुए हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय से जुड़ा राज्य मंत्री वो आंसर दिए हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में सांसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बजट अगर पास करवाना हो तो संसद में ही पास हो सकती है, उसमें लोकसभा में ही पास हो सकती है। राज्यसभा को वित्त संबंधी मामलों पर नहीं के बराबर शक्ति दी गई है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उनका मार्गदर्शन करती है और उनको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। यह क्या है? भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। चलिए देखते हैं नए कानून किस तरह बनते हैं। नए कानून किस तरह बनते हैं? कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून को बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। अगर नहीं है तो सरकार असंवेदनशील मानी जाएगी। आइए देखें घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया। घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी? देखिए, एसडीजी गोल हम लोग पहले भी देख चुके थे। यूनाइटेड नेशन का गोल है, इसमें बात किया जा रहा है गोल 5 में जेंडर इक्वलिटी की। किसकी बात की जा रही है? जेंडर इक्वलिटी की, लैंगिक समानता। गोल 5 क्या है? लैंगिक समानता। चलिए देखिए क्या कह रहा है। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है तो उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो समानतः उससे क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे में का हिस्सा माने जाएंगे जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। देखिए, घर की महिलाएं में यहाँ क्या कर रहे हैं? जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, तो कोई पुरुष सदस्य आमतौर पर माना गया पति, कोई भी हो सकता है। घर की किसी औरत, शब्द देखिए, किसी औरत कहा गया है। यहाँ बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर किसको माना गया है? पत्नी को। देखिए, अगर सिर्फ पत्नी का दर्जा रहता तो यहाँ पर सीधा क्लियर कट शब्द में लिखा रहता पत्नी, या पुरुष में रहता तो सिर्फ पति के बारे में लिखा रहता। या क्या कर रहा है? कोई पुरुष और कोई औरत की बात कर रहा है। तो आप सोच लिए घर के अंदर में, और लास्ट लाइन क्या करता है? इस दायरे को बढ़ाया गया क्या कि हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है और या रह चुकी है। इसमें इस दायरे में गर्लफ्रेंड भी शामिल है। चित्रकथा देखते हैं। साजिया, आज का अखबार तुमने पढ़ा? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी। कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है।
अप्रैल 1991 दफ्तर का एक आम दिन। मुझे सलाह चाहिए। मेरा आदमी यानी यहाँ कर रहा है पति मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई। मुझे बड़ी शर्म आती है पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। बहुत भला बुरा कहते हैं। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है। उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही। हमने कई महिलाओं की आवृत्ति सुनी। हमने देखा कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं। वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। किसी महिला को, देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसमें सिर्फ पत्नी नहीं आती है, बेटी भी आएगी, बहन भी आएगी, माताएं भी आएंगी, मतलब कोई भी महिला रहे। हो सकता है कि दादी भी हो सकता है कि चाची भी हो, बड़ी माँ भी हो। तो महिलाएं हैं तो कोई भी आ सकती हैं। इवन एक ही छत के नीचे रहने वाली कोई महिला है, हो सकता है कि इस दायरे में गर्लफ्रेंड भी आवे। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? विचार विमर्श के लिए अलग संस्थाओं के साथ बैठकें की गई। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। संसदीय स्थायी समिति ने के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। क्या कह रहा है? दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इस सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति पर स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू है। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। याद रखिएगा ये चीज, किसी भी एग्जाम में पूछ देता है घरेलू हिंसा कानून कब लागू हुआ या कब आया, कब का है, ये सब पूछ देता है। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह नया कानून क्या है? यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माओ, बेटियों, बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। ये संवाददाता सम्मेलन के दौरान बात हो रही है। यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है।
महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। अब एक और लंबा सफर शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नजर रखनी चाहिए। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ पे बात किया जा रहा है क्योंकि जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर क्या पीड़ित कहते हैं। यहाँ पे कहा जाता है पीड़ित ना कह करके सर्वाइवर कहा जाए, जिसका अर्थ होता है जो बचा रह जाए। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितना अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। और लोकप्रिय और विवादास्पद कानून, कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होती है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं थी। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानून में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथ पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले और फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के वक्त खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। शब्द संकलन। स्वीकृति। स्वीकृति किसी चीज पर अपनी सहमति देना, उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। गठबंधन, इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। अनसुलझे, इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध
नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि अनसुलझा, धागा उलझ गया है, मतलब उलझा हुआ हो। आलोचना किसी व्यक्ति या चीज में कमी निकालना या उससे अस्वीकार कर देना। आलोचना तो क्या है? किसी व्यक्ति या चीज में कमी निकालना, उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। विकास क्रम, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। विकास क्रम, घरेलू हिंसा कानून जिसे हम लोग देखे चित्रकथा पट्ट में, तो वही है। उस तरह से ही विकास होता है कि पहले एक मुद्दा सामने आया, फिर वो एनजीओ के सामने गया, फिर वो अखबार में आया, तरह तरह की चीज़ें एनजीओ वाले मुद्दा उठाए। बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं हमारे समाज में, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। वो शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, कानून को लेकर के हो, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।